बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने इसकी कॉस्ट एनालिसिस हमने बेनिफिट्स देखे थे कि कौन से इसके 4 तरीके थे नेट प्रॉफिट और इसके अलावा जो बाकी तरीके थे वो हमने लास्ट वीडियो के लिए देख लिए थे। तो होप सो आपको उस वीडियो की समझ आ गई थी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे वो भी आपके इसी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है और उस तरह की आपने डायग्राम बनानी होगी जिसको हम कहेंगे नेटवर्क नोड डायग्राम। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, और अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें और सबसे ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो आज की वीडियो के अंदर जब नेटवर्क नोड डायग्राम देखेंगे, ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट इसका हम लोग निकालते हैं कि इसका लेटेस्ट टाइम क्या है, उसके बाद अर्लीस्ट टाइम क्या है, उसके बाद लेट तो ये चीज़ हम इसके अंदर निकालते हैं। तो ये आगे जब वीडियो के अंदर देखेंगे तो आपको सही पता लगेगा कि इसके अंदर हम लोग किस तरीके से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज की वीडियो को सॉल्व करेंगे। आगे हम आप लोग स्क्रीन के अंदर देख भी सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट सिंपल टू सॉल्व द नेटवर्क नोड की डायग्राम बहुत सिंपल है। तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छी, तो अब आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सा अब देखना है जिसका नाम है नेटवर्क नोड डायग्राम। तो जब भी आपको नेटवर्क नोड डायग्राम आएगी तो आपने उसके अंदर आपको इस तरीके से दिया जा सकता है और उसके अंदर आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिविटीज़ की लिस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है पर 3 एस्टीमेट्स जो एक्टिविटी होती है, इसको हम लोग PRT पर 3 एस्टीमेट्स कहते हैं, उसके ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास इसके अंदर उन्होंने ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक और उसके बाद इमीडिएट प्रीडिसेसर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं वो हम लोग इस नेटवर्क डायग्राम के लिए यूज़ करेंगे। और ये वाली तो 2 चीज़ें बी और सी पार्ट्स ये कैलकुलेट होंगी इसके साथ, और बाकी जो सा ये ए पार्ट है ये हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने इनके जो से फॉर्मूलाज हैं, मैं नीचे इसका टेबल एक अलग से यहाँ पर मैं बना देता हूँ जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं। इसके सबसे पहले जो सा है वो है मीन है और उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो है वेरिएंस। तो आप इसका टेबल इसके आगे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद जो सा वो थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसमें से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो मीन कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि आपने ये मैं आप उसका फॉर्मूला भी ले देता हूँ कि मीन का फॉर्मूला क्या है। तो मीन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने लेना है ऑप्टिमिस्टिक का टाइम जो कि आ जाएगा टी नॉट, आप लिख सकते हैं इसको, प्लस आपका मोस्ट लाइकली एस्टिमेट का टाइम ये आ जाएगा आपका टी एम, और प्लस आ जाएगा आपका ये लास्ट पेसिमिस्टिक एस्टिमेट का टाइम जो कि आपके पास आ जाएगा टी पी, और इसमें से आपने डिवाइड इसको कर देना है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 6। तो ये आपका फॉर्मूला है मीन का, और इसके अंदर आपने मोस्ट लाइकली के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना है। तो ये आपका जो सा आ जाएगा मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे पहला वाला मैं आपको कैलकुलेट कर सकता हूँ, बाकी जो सा वो खुद ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन के अंदर पहली वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी जो कि आ जाएगी 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू है 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 और उसके बाद प्लस वो जो लास्ट वैल्यू है जो कि 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब है जो पहली वैल्यू है इसका जो मीन आया है, ये 2 3 10, इसका जो मीन आया वो आपके पास कितना है 4। इसी तरीके से आप लोग बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सारों का आप पुट कर सकते हैं किस तरीके से। इसके अंदर जब आपने अगला फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आ जाएगा टी नॉट की जगह 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 टी एम की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3, और उसके बाद प्लस टी पी की जगह यहाँ पर आ जाएगा 16, और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, आपके पास जो अगला मीन जो सी वैल्यू आ जाएगी उसका नीचे आप इस सारों का लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको पता लग गया। दूसरा फॉर्मूला जो है वो वेरिएंस का है। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस इज इक्वल्स टू, अच्छा तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो क्या है वो ये है टी पी माइनस टी नोट इसका स्क्वायर और डिवाइडेड विद
36। ये जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है जो कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और टीपी इसके अंदर कौन सा है, वो टीपी ये और टी नॉट आपका ये है। तो इसमें से आप कैसे इसमें पुट करेंगे, टीपी की वैल्यू आपके पास 10 है तो आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं 10 माइनस टी नॉट की वैल्यू आपके पास है 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड विद 36। 10 माइनस 2 क्या होता है 8 और 8 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड विद क्या आ जाएगा 36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1.77, जो कि अब आपके पास वेरिएंस के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1.77। अब इस तरीके से आगे जो सा 100 आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी वैल्यूज के अंदर पुट आउट करके। जो लास्ट चीज़ है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत सिंपल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला जो सा वो ये भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है टी पी माइनस टी नॉट डिवाइडेड विद 6। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। टी पी आपके पास ये है, टी नॉट आपके पास ये वाला है। इसको आपने 10, अब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस ये वाला 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 2 डिवाइडेड विद 6, तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड विद 6। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.33। इसका मतलब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे 1.33। इस तरीके से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमने अब पहला जो सा ए पार्ट हमने कर लिया, जिसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया, मीन भी हमने कैलकुलेट कर लिए, वेरिएंस भी कर लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिए। सारी एक्टिविटीज़ का हमने कैलकुलेट करना है जो कि आप आगे कर सकते हैं। आगे हमने क्या मेट करना है, हमने बनाना है नेटवर्क नोड बनाना है। अच्छा, तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आपको फिर अब आपने इसमें सिर्फ इस वाले कॉलम को देखना है नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, जो कि हम लोग इसका बी पार्ट करने लगे जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एरो डायग्राम, सॉरी नेटवर्क नोड डायग्राम। तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ए का स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी नहीं है, जो कि ये स्टार्ट से शुरू हो रहा है, और बी जो सा वो भी ये भी स्टार्ट से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको हम नीचे आके ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ये स्टार्ट जो सबसे पहले किस में जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले ए के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। और उसके बाद इसके अंदर आपने इस तरीके से ये कॉलम्स बना लेने ए, और उसके बाद ये जा रहा है बी के अंदर। स्टार्ट जो है वो बी के अंदर भी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। तो ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स बन गए। अच्छा, इसके अंदर बाकी कॉलम्स भी आएंगे और हम लोग बाद में बनाएंगे। तो उसके बाद सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लो। उसके बाद आया सी, सी वाला आ रहा है। सी का जो सा प्रीडिसेसर वो कौन सा है, वो ए है। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये आगे इस तरीके से मूव करेगा और इसका पीछे इसके आगे कौन सा आएगा, वो सी आएगा। सी किसके आगे आएगा, वो आएगा ए के आगे। तो इस तरीके से हमने ये नेक्स्ट वाला भी बना लिया। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा है, वो है, अगर आप देखें तो वो है डी। डी का प्रीडिसेसर कौन सा है, वो ए भी है और बी भी है। तो इसका मतलब है इसके आगे कौन सा है यहाँ पर, वो डी भी आएगा। तो डी के साथ साथ यहाँ से ए भी आएगा, क्योंकि डी के पीछे दो दो हैं, ए भी है और बी भी है। तो इस तरीके से ये भी बना लिया। उसके बाद ई है, ई के पीछे कौन सा, वो सिर्फ बी है। तो इसका मतलब है ई के पीछे सिर्फ बी है, तो इसका मतलब हम उसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गया ई। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है एफ। एफ के पीछे कौन सा, एफ के पीछे डी भी है और ई भी है। तो इसके मतलब इसका एरो यहाँ से यहाँ जाएगा और इसका एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ पर एक बड़ा करके, या आप इसको थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसका आगे कोई भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसका जो सा लास्ट है वो ये है और इसका जो सा लास्ट ये है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बना लेंगे, लास्ट वाली फिनिश वाली नोट बना लेंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लास्ट वाली नोट। अच्छा, यहाँ तक अभी हमने ये नेटवर्क डायग्राम तो बना लिए, लेकिन उन्होंने आपको ये भी कहा है कि आपने इसमें क्या क्या फाइंड करना है। आपने कंप्यूट करना है अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम, आपने इसका कैलकुलेट करना है। वो किसके ज़रिए कैलकुलेट करेंगे, हम लोग मीन ड्यूरेशन के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे। मीन ड्यूरेशन क्या है, वो हमने पिछले वाले के अंदर यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा मीन ड्यूरेशन क्या क्या था। ये वाली जो सारी वैल्यूज़ थी, इसकी मदद से हम लोग अब
इसके अंदर ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। तो अच्छा, तो इसके अंदर जो यहाँ पर मीन था, ये मैंने ऑलरेडी जो सा मैं ये जो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आनी थी, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने पास कंप्यूट कर ली है। इसको आप खुद भी कंप्यूट कर सकते हैं उस फॉर्मूले की मदद से। तो ये सारी इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ए बी सी डी ई एफ सारों की वैल्यू इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब ये मैंने यहाँ पर यूज़ करनी है और इसके अंदर इस तरीके से 3 कॉलम ऊपर बनेंगे। तो ए का जो सा स्टार्टिंग टाइम, मतलब ए जो सा प्रोजेक्ट है, ये स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रहा है, इसके आगे जो सा कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है इसका स्टार्टिंग जो सा वो 0 आ जाएगा और इसका एंडिंग हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर ये एंडिंग वाला, इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 4 वीक्स लगेंगे या फिर आप कह लें 4 का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 4, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने पहले का ए का कैलकुलेट कर लिया। अब बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर भी इस तरीके से 3 कॉलम्स आएंगे और बी का अगर आप देखें तो बी का भी प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, तो ये स्टार्ट 0 से ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बी का देखेंगे, ये 5 है और बी जो सा ये भी स्टार्टिंग से हो रहा है, तो इसका 0 आ जाएगा और बी का जो सा एंडिंग टाइम है वो कितना है, वो 5 है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5 और यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा है, वो है सी। सी का प्रीडिसेसर कौन सा, ए है। तो इसका मतलब हम सी के अंदर वैल्यूज लिखेंगे और जो पिछली हुई जो वैल्यू होगी, जो पिछला इसका टाइम ड्यूरेशन जो कि 4 आ रहा है, इसका जो सा स्टार्टिंग होगा, ये इसका यहाँ पर 4 आएगा और इसका जो सा इसको कितने टाइम लगेगा, इसको 4 वीक्स लगेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका यहाँ पर सेंटर वाली जगह पर 4 वीक्स लगेंगे इसको। उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड अप करना है, जो कि 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, डी की बारी है अब, और डी का जो सा प्रीडिसेसर अब 2 आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और दूसरा जो सा है वो ये आ रहा है। तो हम देखेंगे इन दोनों में सबसे जो सी बड़ी वैल्यू है जो कि बी से आ रही है 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 5। अब डी को कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 3 वीक्स लगेंगे। तो इसका मतलब है इसके सेंटर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3, और 5 को इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इधर भी हमने इन दोनों को ऐड करके 0 + 5 5 ही होता है, इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 ही लिखा है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, वो ई की बारी है। ई का प्रीडिसेसर कौन सा है, वो ये बी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पीछे से कौन सी वैल्यू आ रही है 5, और ई को कितना टाइम लगेगा, ई को लगेगा 7 वीक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लगेगा, 7 वीक्स लगेंगे। तो सेंटर में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड अप करेंगे, 5 + 7 क्या होता है, यहाँ पर होता है 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 वीक्स आ जाएंगे। अच्छा, अब जो सा अब लास्ट हमारे पास रह गया एफ वाला। एफ के अंदर भी इस तरीके से हम लोग 2 बनाएंगे और 12, यहाँ से 12 जा रहा है और यहाँ से कितना जा रहा है, 8 जा रहा है। तो हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी वैल्यू देखेंगे जाते वक्त। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और एफ की ड्यूरेशन कितनी लगेगी, एफ को लगेंगे 5 वीक्स। तो यहाँ पर इसके सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा 5 और इन दोनों को एडअप करेंगे, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17। तो इस तरीके से अब इसका अगर आपको उन्होंने ये कहा हो कि इस प्रोजेक्ट का टोटल टाइम कितना है, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको कितने लगेंगे, 17 वीक्स लगेंगे इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को पूरा होने में। तो इसी तरीके से आपकी लास्ट वैल्यू होगी वो ये है। तो इसका मतलब है आपकी 17 आपको वीक्स लगेंगे टाइम को कंप्लीट होने के लिए। इसी तरीके से ये हमने क्या निकाली है, ये हमने निकाली है फॉरवर्ड पार्ट। तो इसी तरीके से, और ये कौन सा टाइम है, ये हमने स्टार्टिंग टाइम निकाल ली है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग और अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग हमने टाइम, मतलब अर्लीस्ट टाइम स्टार्टिंग का ये है और लेटेस्ट टाइम स्टार्टिंग का वो आपके पास ये है। तो ये दोनों चीज़ें हमने हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमने कौन सा कैलकुलेट करना है, अब हमने इसका फिनिश टाइम कैलकुलेट करना है, जो कि फिनिश हमारा अर्लीस्ट फिनिश और अर्लीस्ट जो सा हमारा लेटेस्ट जो सा हमारा फिनिश टाइम है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा कौन सा होगा, बैकवर्ड पाथ होगा। बैकवर्ड पाथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर हम नीचे वाले कॉलम के अंदर 2 इसका सेक्शंस बनाएंगे और जो आपका यहाँ वाली वैल्यू है आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 17। तो यहाँ पर 17 आ गई, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस 17 को आपने माइनस कर देना है सेंटर वाली वैल्यू के साथ, जो कि आपके पास कितना है 5 है। तो 17 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। ये अभी आपको लग रहा होगा ये वैल्यू सेम है, इधर भी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, तो ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट भी होंगे, आगे हम देखेंगे। तो और ये वाली एफ की ये वाली वैल्यू भी आ गई। हम लोग इसकी ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इस वाले 17 को इन दोनों वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेंटर वाली वैल्यू, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी 0।
अच्छा, अब यहाँ से हमने वापस जाना है, तो यहाँ से वापस जाते हुए वक्त इसका जो सा ये वाला टाइम है ये हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, जो कि आपके पास यहाँ से डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जो कि है 12। और 12 के बाद ये वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 को हमने माइनस करना है इस वाले 7 के साथ, तो 12 माइनस 7 क्या होता है 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। और सेंटर जो सी वैल्यू इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेंटर वाली वैल्यू को हम लोग स्लैक भी कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैक, ये जो सी आपकी वैल्यू इसको हम कहते हैं स्लैक। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये वाली इसका कैलकुलेट करना है, तो इधर हम लोग इसके भी इसका कॉलम्स बना लेते हैं, और इसका इससे पीछे कौन सी वैल्यू आ रही है, इससे पीछे से भी ये वाली वैल्यू आ रही है। फॉरवर्ड पाथ हमने ऊपर लिख लिया हुआ है, तो हम लोग अब नीचे वाला पाथ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से अब यहाँ पर 12 भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12, और 12 में से ये 3 ये वाला माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होगी। और 12 में से आपने इस वाली वैल्यू को माइनस करना है, ये 8 है, तो 12 माइनस 8 क्या होता है, 4 होता है, तो सेंटर में स्लैक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरीके से अब हमने ये वाला कैलकुलेट करना है, इसके यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, इसको हम लोग 8 ही दे देंगे। और 8 माइनस 4 इसके साथ माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। अच्छा, इसी तरीके से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस बी के लिए। अब बी का आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जा रही है वैल्यू, और यहाँ से एफ से भी, ई से भी जा रही है वैल्यू। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग सबसे छोटे वाला देखेंगे, छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 5 है, यहाँ से 9 जा रहा है, यहाँ से 5 जा रहा है। तो हम लोग छोटी वाली वैल्यू के साथ जाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, और 5 में से इस 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। और इसमें से 5 में से 5 को माइनस करेंगे, इधर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 0। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी जा रही है, और इसकी वैल्यू यहाँ से भी जा रही है। यहाँ से आपके पास 4 आ रहा है, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू देख रहे हैं। बैकवर्ड के वक्त हम लोग क्या देखेंगे, स्मॉल वैल्यू देखेंगे। और इसके बाद 4 को इससे माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 4 को इसके माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या आ जाएगी। अब हमने नेटवर्क डायग्राम भी बना ली, और हमने अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम के साथ ये भी कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो कि आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट में उन्होंने आपको कहा है कि आपने वो वाला क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, आपने मीन क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। मीन क्रिटिकल पाथ वो वाला पाथ होगा जिसकी जो सी स्लैक की वैल्यू जो सी है वो 0 होगी। तो अगर ये वाला पाथ देखें, जो कि आपके पास ये इस तरीके से एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर देखें इसका भी स्लैक 0 है, और उसके बाद ये यहाँ से इधर जा रहा है, इसका भी स्लैक 0 है, और इसका भी स्लैक 0 है। तो इसका मतलब है आपका मीन क्रिटिकल पाथ कौन सा हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा, ये इधर है बी, और उसके बाद इधर है ई, तो ये इस तरीके से इसके बाद ई आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा एफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ। तो इस तरीके से आपका ये सारा ये पाथ बन जाएगा, मीन क्रिटिकल पाथ। और इसका जो होता है ड्यूरेशन कितना बन रहा है, ये वाली वैल्यू आखिरी वाली वैल्यू आपकी ड्यूरेशन होती है। तो कितने वीक्स लग रहे हैं, 17 वीक्स लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के अंदर। तो इस तरीके से आपने इसका क्या निकाल लिया, मीन क्रिटिकल पाथ भी निकाल लिया। इस तरीके से आपने ये सारे ABCD सारे कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कौन सा है वो डिफरेंट टाइप से आ सकता है, ये तो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोग इसका भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं कि ए का PDC कोई भी नहीं होगा, स्टार्टिंग इसका 0 होगा। इधर उन्होंने आपको ड्यूरेशन दी हुई है, उधर हमने मीन के जरिए से इसकी ड्यूरेशन कैलकुलेट कर ली है, तो हम लोग वो पुट करेंगे। और ड्यूरेशन के अंदर ये सारी ड्यूरेशन इसके अंदर दी हुई है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला 0 होगा, और आगे वाला 3 ड्यूरेशन होगी। इसी तरीके से आगे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्रिटिकल इसका पाथ जैसे इन्होंने इधर कहा था वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से आप इसको ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका स्लैक की वैल्यू 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो वाला आपका ड्यूरेशन जो होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ ये भी सेम उसी तरह के, इसका स्लैक 0 होगा, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है। तो क्रिटिकल पाथ के अंदर ये भी आ जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा है, BEF का ही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 17 आ रहा है। इधर से अगर आप देखें तो सिर्फ A और C है, तो इसका कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। और इधर से आप देखें तो इसका भी 17 तक बन रहा है, तो इसके 2 क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्रिटिकल पाथ भी हमने कैलकुलेट
एक्टिविटीज़ भी कैलकुलेट कर ली है, पाथ भी कैलकुलेट कर लिया, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको आखिरी वाली नोट की जो वैल्यू होगी, जो कि इसके अंदर है 17, वो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन पीरियड बन जाएगा, टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 17 वीक्स। इस तरीके से आप जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसकी हम लोग सारी कैलकुलेशन खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं इस वाली की। अच्छी रिव्यू तो आपने देख ली किस तरीके से हम लोग नेटवर्क नोड डायग्राम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, और होप्स आपको इसकी समझ भी आ गई होगी किस तरीके से हमने इसको ईजिली हमने इसको सॉल्व किया है। और इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने एक स्टार्ट नोड बनानी है और उसके बाद आपने ए उसका बनाना है, फिर बी बनाना है, उसी तरीके से आप इसको बाकी सॉल्व करेंगे। और बाकी इसके अंदर जो हमने देखा है कि ऑप्टिमिस्टिक वो मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी हमने चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर हम लोग इसकी नेटवर्क नोड डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद बाकी इन क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे। तो होप्स आपको इसकी वीडियो की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम देखेंगे वो होगी नेटवर्क एरो डायग्राम, वो भी सिमिलर तो इसी तरह की है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।